सेमिनार प्रेजेंटेशन। टॉपिक है मिटिगेशन ऑफ इमर्जिंग पॉल्यूटेंट्स इन ग्राउंड वाटर, अर्थात भूजल में उभरते हुए प्रदूषण का शमन। तो इसमें हम देखते हैं कि जो टॉपिक है इसमें जल का प्रदूषण और उसका शमन अर्थात उसका निदान, प्रदूषण का निदान कैसे हो, इस पे हमें चर्चा करनी है। पहले हम जल के बारे में समझ लें कि जल है क्या। तो जल जो है पंच महाभूतों का एक अनिवार्य घटक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये पंच महाभूत कहलाते हैं। और इन्हीं पंच महाभूतों में जल भी एक तत्व है जो कि अत्यंत आवश्यक है। और यह जल ब्रह्मांड में जैसे पांचों तत्व हैं वैसे ही ये पांचों तत्व हमारे शरीर में भी हैं, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। इसीलिए कहा गया है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। और यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि इस सृष्टि में सबसे पहले जिस तत्व की सृष्टि हुई वह जल ही है। इसीलिए कहा गया है या सृष्टि सृष्टुराद्या, अर्थात जो ईश्वर की या उस परम तत्व की पहली सृष्टि है वह जल ही है। अब जल है जो जीवन का आधार कहा गया है, जल को जीवन का आधार है, इसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि जल ही जीवन है। तो जल के बारे में हमने समझ लिया कि जल क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है। लेकिन क्या जल जिसको हम उपयोग में लाते हैं वह शुद्ध है? नहीं, आजकल जो जल हम प्रयोग में ला रहे हैं वह जल प्रदूषित हो गया है। पहले जल बहुत शुद्ध रहा करता था, पहले इतने उद्योग धंधे नहीं थे, जनसंख्या कम थी, बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो जल को प्रदूषित कर रहे हैं। तो जल प्रदूषण है क्या, इसके बारे में हम जरा चर्चा कर लें। इसके बारे में कहा गया है कि जल में किसी भी प्रकार के बाह्य पदार्थों जैसे कार्बनिक, अकार्बनिक तथा रेडियोधर्मी एवं जैविक पदार्थों का मिलना जो जल के गुणों को अस्वास्थ्यकर स्तर तक घटा देता है या जल की उपयोगिता कम कर देता है, वैसे ही जल को प्रदूषित जल या जल प्रदूषण कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जल प्रदूषण के जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं। तो जल प्रदूषण के कारकों को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला जैविक कारक, दूसरा रासायनिक कारक और तीसरा भौतिक कारक। जैविक कारक में विषाणु, जीवाणु, आद्य जीव, शैवाल एवं कृमि जैसे रोगकारी जीव हैं। रासायनिक कारक में कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन जैसे फास्फेट, नाइट्रेट, फ्लोराइड आदि तथा भारी धातुएं जैसे आर्सेनिक, शीशा, कैडमियम, पारा इत्यादि। भौतिक कारक जो हैं, फिजिकल फैक्टर्स जो हैं वो हैं उद्योगों का गर्म जल इत्यादि। ऐसे में हमने देख लिया कि ये जो जल प्रदूषण के ये प्रमुख 3 कारक हैं। अब भूमिगत जल का जो प्रदूषण है वह क्या है। तो भूमिगत जल के प्रदूषण की समस्या हमारे देश में अत्यंत ही चिंता का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम जो है अपने पीने के लिए भूमिगत जल का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन उद्योगों, नगरों के अपशिष्टों, वाहित मलजल नालों और कृषि जल बहावों से रिसाव के कारण भारत में अनेक स्थानों पर भूमिगत जल के प्रदूषण का खतरा उत्पन्न हो गया है। रेडियो एक्टिव यौगिकों, कणीय पदार्थों, उर्वरकों, कार्बनिक यौगिकों तथा भारी धातुओं का भूमिगत जल में मिलना जल को पीने के अयोग्य बना देता है। पेयजल में नाइट्रोजन की अधिकता मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक तथा नवजातों के लिए मृत्युकारक होती है। इसी प्रकार पेयजल में फ्लोराइड की अधिकता दंत विकृतियों, हड्डियों का कड़ापन व अकड़न तथा अस्थि क्षरण जैसी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करता है। भारत में अनेक स्थानों पर भौम जल अर्थात भूमिगत जल आर्सेनिक अर्थात शंखिया से प्रदूषित हो चुका है, जो मुख्यतः भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से विद्यमान आर्सेनिक शैल परतों का जल में धीरे धीरे घुलते रहने से होता है। एक कारण यह भी माना जाता है कि भौम जल के अत्यधिक निकासी के कारण मिट्टी व शैल स्रोतों से आर्सेनिक के रिसाव के परिणामस्वरूप भूमिगत जल प्रदूषित हो रहा है। आर्सेनिक तथा क्लोरीन के प्रभाव क्षेत्र में आने के कारण काला पांव नामक रोग अर्थात ब्लैक फुट डिजीज उत्पन्न हो जाता है। पुनः यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि आर्सेनिक के कारण दस्त, परितंत्रिका शोथ तथा अतिश्रृंग्रियता एवं फेफड़ा तथा चर्म कैंसर जैसे रोगों की संभावना बढ़ जाती है। यह जो है भूमिगत जल के प्रदूषण के बारे में बताया गया। अब हम देखते हैं कि भूमिगत जल की रोकथाम के उपाय क्या हैं, अर्थात कैसे हम भूमिगत जल को अपने स्वास्थ्य के लिए उपयोगी बना सकते हैं, पीने योग्य बना सकते हैं। तो पहला है कि जल प्रदूषण से उत्पन्न होने वाले जो गंभीर परिणाम हैं
को दूर करने के लिए हमें ऐसे निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। कौन कौन से? पहला है, नगरों एवं कस्बों के मकानों से निकलने वाले मल मूत्र तथा कूड़ा करकट को जल में नहीं डालना चाहिए। इसे शहर के बाहर गड्ढों में डालना चाहिए, जिससे वह सड़ गल करके कंपोस्ट खाद के रूप में परिवर्तित हो सके। पुनः हम देखते हैं कि जो दूसरा उपाय यह है कि घरों, उद्योगों आदि से निकलने वाले अपमार्जक पदार्थों तथा विषैले पदार्थों को नदियों, तालाबों, झीलों आदि में नहीं डालना चाहिए, और यदि बहुत आवश्यक डालना ही पड़े तो उसे शुद्ध करके डालना चाहिए। पुनः कल कारखानों का गर्म जल नदियों, तालाबों में कुछ ठंडा करके ही डालना चाहिए। अब देखते हैं पुनः कि घरों में जल को कीटाणुरहित करने हेतु क्लोरीन टैबलेट, आयोडीन इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। आजकल विशेष प्रकार के फिल्टर भी बाजार में उपलब्ध हैं, जिसका उपयोग सरलतापूर्वक किया जा सकता है। लेकिन जब यहाँ फिल्टर यानी आरओ सिस्टम की बात जब हो रही है, तो आरओ सिस्टम हमारे जल को फिजिकली तो शुद्ध कर देता है, लेकिन वह केमिकली भी उसे हमारे पीने के अयोग्य बना देता है। अर्थात जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक मिनरल होते हैं वे भी नष्ट हो जाते हैं। इसके लिए उपाय यह है कि हम आरओ वाटर को एक मिट्टी के घड़े में रख लें और पुनः उसको प्रयोग में लाएं। पुनः यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जल में पेट्रोलियम पदार्थों को नहीं मिलाना चाहिए, नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं समुद्र में नहीं करनी चाहिए, पुनः मृत जीव जंतुओं को नदी में नहीं बहाना चाहिए। और कुछ शैवाल तथा जल के पौधे ऐसे होते हैं जो जल को शुद्ध रखने में सहायक होते हैं। ऐसे शैवाल तथा जलीय पौधों को जल में बढ़ने देना चाहिए। उद्योगों द्वारा फैले प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा कठोर नियमों का सख्ती से पालन कराया जाना चाहिए। ऐसे प्रयोग होने चाहिए कि प्रदूषकों को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित किया जा सके। जैसे केंद्रीय भवन अनुसंधान रुड़की ने तापीय बिजली घरों से प्राप्त राख को ईंट में परिवर्तित करने का सफल प्रयोग किया है। पुनः खेतों में कीटाणुनाशकों का न्यूनतम प्रयोग करना चाहिए। सभी शहरों एवं कस्बों में सीवर की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। और पुनः हमें जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जितना आवश्यक हो उतना ही जल का प्रयोग हमें करना चाहिए। और बड़े बड़े शहरों से बहकर आने वाले मल जल को उचित उपचार के बाद सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये कुछ उपाय हैं जिनका प्रयोग करके हम भूमिगत जल के बढ़ते हुए प्रदूषण को रोक सकते हैं और उसे अपने पीने योग्य बना सकते हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए हितकर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।